क्या रिसर्च बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, बिना सैम्पलिंग के या फिर बिना रिसर्च एथिक्स के पॉसिबल है? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के वो तीनों पिलर्स के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है यूजीसी नेट की वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो हम कर रहे हैं 30 डेज यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 के वो सारे यूनिट्स और उन सभी के कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज भी। ये क्लासेस मैं आपको बाइलिंगुअल कराती हूँ, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मिलेंगे इसमें। तो जो भी लोग हिंदी वाले हों या फिर इंग्लिश वाले हों, उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज है हमारा डे 5, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ रिसर्च के वो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स, जिसमें आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च के एथिक्स एंड सैम्पलिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज हम कर रहे हैं डे 5 ऑफ 30 डेज यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज। और आज मैं करा रही हूँ आपको यूनिट नंबर 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड एथिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट कि आज हम हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग और एथिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं हमारी क्लास की तरफ। अब देखो, हिंदी वालों के लिए है शोध में निपुणता, परिकल्पना और नमूनाकरण और नैतिकता की व्याख्या। मतलब इन 3 चीजों के बारे में हम जान रहे हैं। ये 3 चीजें जो है वो रिसर्च के, अगर हम माने तो रिसर्च की ये तीनों पिलर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं वो है। तो ये 3 पिलर्स हैं इसके, जो कि होते हैं हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड एथिक्स, और इसके बारे में आज हम जानेंगे। होपफुली आपने डे नंबर 4 देखा होगा, जिसमें मैंने आपको रिसर्च क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी विद एमसीक्यू, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर जो भी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हुई हो, वो आप एमसीक्यूज के थ्रू समझ सकते हैं। आपको एक होमवर्क भी दिया था मैंने, तो होप आप सभी ने किया होगा। तो आज की भी क्लास हमारी होगी कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं क्लास की तरफ। क्लास में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में क्या है। अभी देखो, बहुत सारे लोग नेट एंड जेआरएफ दोनों कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद चीज़ है। मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला है, बट इट डजंट मीन कि आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पेपर 1, जो कि है हमारा कॉमन पेपर है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब 83 प्लस सब्जेक्ट्स जितने भी लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को ये पेपर 1 पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये सारे लोगों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, इसमें होते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस और सारे के सारे कंपलसरी होते हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो उस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। टोटल होती है 100 मार्क्स की, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और टाइमिंग होती है 1 घंटे की। टोटल टाइमिंग जो आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम की होती है वो होती है 3 घंटे की। ठीक है, और इन 3 घंटों में 1 घंटा दिया जाता है पेपर 1 को एंड 2 घंटे दिए जाते हैं पेपर 2 को। पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। तो पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो भी आपने, आपका जो सब्जेक्ट होगा मेन सब्जेक्ट, वो पेपर 2 कहलाता है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं तैयारी पेपर 1 की, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। इसमें फोकस करते हैं हम टीचिंग पे, रिसर्च पे, रीजनिंग, आईसीटी, इन्वायरमेंट एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे। ठीक है, तो हम इन सभी जगहों पे इसको क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यानी कि पेपर 1 जो है इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। सब्जेक्टिव चीज़ें वो हैं जो आप बाद में अगर कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाना है, पर पढ़ाना कैसे है, किन किन तरीकों से है, क्या क्या ज़रूरी है उसमें, वो सब चीज़ें बताता है पेपर 1। यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो डिसाइड करेगा आपका पेपर 1। और सॉरी, क्या पढ़ाना है पेपर 2 डिसाइड करता है। ओके, और कैसे पढ़ाना है पेपर 1 डिसाइड करा।
ओके ठीक है, तो इसीलिए आप सभी के लिए कॉमन होता है ये पेपर 1। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा जो वो है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च कॉन्सेप्ट। तो रिसर्च के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे। तो रिसर्च के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हाइपोथेसिस का। अगर मैं आपको बताऊं कि हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो मैंने बताया आपको कि रिसर्च के जो 3 पिलर हैं, जैसे मैंने आपको रिसर्च के स्टेप बताए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो अब अगर आपने सब कुछ देख लिया किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा इसकी टेस्टिंग कैसे। टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, जो भी आप टेस्टिंग करने वाले हो उससे लेकर के एक अजम्पशन बनाना पड़ेगा। मतलब आपने एक अजम्पशन बनाया, अज्यूम किया कि ये जो टेस्टिंग हम करने वाले हैं, जैसे मान के चलो कोई मेडिसिन बन रही है, ठीक है, अब जो मेडिसिन बनने वाली है, ये मेडिसिन आपके फीवर के लिए कितना इफेक्टेबल है, ठीक है, ये टेस्ट करना। तो आपने अज्यूम कर लिया कि इसका रिलेशन है फीवर के साथ, जो मेडिसिन हम बना रहे हैं, मान लो मेडिसिन का नाम ए है, फीवर के लिए वो सही साबित होगी, तो ये हमने अजम्पशन बना लिया। तो इसी को टेस्ट करना कि किस तरीके से टेस्ट करने के बाद ये सच में रिलेशन है कि नहीं इसका फीवर के साथ, ये चीज देखना ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो पहले क्या किया, पहले अज्यूम करके देख लिया, देन उसके बाद देखा कि इसका रिलेशन है कि नहीं है। फिर अगर रिलेशन है तो ये टेस्टिंग सही हो गई, रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन भी निकलेगा, ठीक है, तो नो रिलेशन हो गया, यानी कि ये टेस्टिंग को क्या कर जाएगा, रिजेक्ट। तो इस पर डिपेंड करता है कि जो हमने जो टेस्टिंग करी है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जो कि अगर आपने डीपली पढ़ा तो आपको मिलेगा। HO देखा होगा आपने, H1 देखा होगा, या फिर आपने ऑल्टरनेटिव ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव टेस्टिंग, और इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पहले हाइपोथेसिस जान लेते हैं क्या है, मैंने आपको नॉर्मल बता दिया। अब देखते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या होता है। एन अजम्पशन और प्रिडिक्शन दैट गाइड्स द स्टडी, मतलब कि आपने जो अजम्पशन लगाया, जो प्रिडिक्शन किया पहले से किसी भी स्टडी को गाइड करने के लिए, उसे ही कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। मतलब आपने जो अज्यूम करा है कि ये जो मेडिसिन है ये फीवर के लिए सही साबित होगी कि नहीं, तो आपने अज्यूम कर लिया कि बिल्कुल सही साबित होगी। इट मीन्स दैट आपने अज्यूम किया है कि जो भी रिलेशन निकलेगा, जरूर जो रिलेशन होगा वही आपने अज्यूम करके रखा है, और उसी के टेस्टिंग करना वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं सैम्पलिंग। अभी देखो, आपने हाइपोथेसिस देख लिया, अब सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि आप उस चीज को टेस्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा एग्जिट पोल, सुना होगा आपने, जब भी आपके तरफ में जब भी वोटिंग होती है तो आप बोलते हो ना एग्जिट पोल ने क्या क्या बताया, तो ये पोल कहाँ से निकाले जाते हैं, ये सैम्पलिंग करे जाते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कि जो वोटर्स जो हैं उसमें से रैंडम वोटर्स को पकड़ करके, पकड़ने का मतलब किडनैप करना नहीं है, तो उन वोटर्स को, जो भी वोटर्स हैं उनसे पूछा जाता है और उनसे ये राय ली जाती है कि आखिर उन्होंने जो ये कौन किसको वोट देने वाले। तो आपने देखोगे अक्सर कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है वोटिंग का, तो उससे पहले ही एग्जिट पोल बनाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, वो सैम्पलिंग के थ्रू होता है। मतलब सैंपल लिए गए लोगों के, और उन लोगों के सैंपल से कुछ चीजें प्रेडिक्ट करी गई कि ये चीजें हो सकती हैं, एक्यूरेटली नहीं है बट फिर भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, इसलिए इसमें सैम्पलिंग आता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में जैसे आपने अजम्पशन किया, अब अजम्पशन करने के बाद आप उसका सैम्पलिंग लेकर के टेस्ट करोगे, तो इसे ही कहेंगे हम सैम्पलिंग। सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स और डेटा पॉइंट्स फॉर रिसर्च, तो रिसर्च के लिए आप जो डेटा पॉइंट्स उठाते हो, सेलेक्ट करते हो, पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हो, उसे ही क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो ये 10 लोग हैं, ठीक है, और अगर आपको जानना है कि ये 10 लोग कैसे सोच सकते हैं, तो आप थोड़ी ना 10 को पकड़ के लोगे। मान लो यहाँ पे 10 है तो आप मान लो सबको देख भी सकते हो, पर अगर वही 100 हो गए या फिर 2000 हो गए या फिर लाखों करोड़ों हो गए, तो क्या आप करोगे, आप सभी को पकड़ करके तो उनके जो भी उन्होंने जो भी चीज सोच करके रखा है वो सब चीजें तो आप नहीं जान सकते, राइट। तो क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे कि उसमें से कुछ लोगों को, यानी कि रैंडम पिक करोगे। उन 1000 लोगों में से आपने अगर रैंडम 20 लोगों को पिक किया है, तो उन 20 लोगों का जो भी
आएगा, रिजल्ट आएगा, उन्होंने जो भी अपना मत दिया है वहां पर, ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मतलब आपने सैंपल उठाया है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे मार्केट्स में वो क्या करते हैं, जो भी कोई ब्रांड आता है तो सैम्पलिंग के तौर पे वो सैंपल्स बांटते हैं ताकि लोगों का वहाँ पे फीडबैक मिल सके, ठीक है। तो अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आप पूरे लाखों लोगों पे तो नहीं करते हो सर्च, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कुछ लोगों को रैंडमली पिक करते हो और वो रैंडम लोग आपको बताते हैं कि इस ब्रांड का जो फीडबैक है वो क्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड चीज है हमारी रिसर्च एथिक्स। तो गाइडलाइंस इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन रिसर्च। अब देखो रिसर्च में फेयरनेस होनी चाहिए। कई एक बार एक दो सब्जेक्ट ऐसे भी आए हैं, एक दो केसेस ऐसे आए हैं जिसमें क्या हुआ था कि उन्होंने रैंडमली लोगों को सैम्पलिंग के लिए तो ले लिया, चुन लिया, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बताया नहीं उनको, उनके बिना जाने बिना कंसेंट के उन्होंने उन पे रिसर्च कर लिया, उनके वो को सैंपल कर लिया, उन्हें पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करके उनका सैंपल लिया, ठीक है। अब इसकी वजह से उन सभी लोगों को जिनका कंसेंट नहीं बना था, जिन्होंने इस चीज की इजाजत नहीं दी थी, उन लोगों से क्या किया, उन वो लोग नाराज हो गए, उन्होंने केस कर दिया था इस पे। तो इसकी बहुत सारे केसेस भी ऐसे हैं कि रिसर्च करने पे उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे डायरेक्टली उनका रिसर्च सैंपल ले लिया था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एथिक्स को भी फॉलो किया जाए। अब अगर आपने कोई भी रिसर्च की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी और बिना एथिक्स को वो किए, तो आपकी जो टेस्टिंग है, भले ही टेस्टिंग आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आपने आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अगर आपने एथिक्स फॉलो नहीं किया है तो आपका वो रिसर्च जो है वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट करा जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें होती हैं जो कि तीन पिलर है रिसर्च के, कि हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड रिसर्च के एथिक्स। ये तीनों चीजें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। हाइपोथेसिस में ही आपको आगे पढ़ने को मिलेगा नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कुछ नहीं है ये दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रिलेशन बन रहा है तो नल हाइपोथेसिस यही बताता है कि रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। नल नल हाइपोथेसिस यानी कि HO जो है बताता है कि कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और ऑल्टरनेटिव क्या है, बताता है कि आपका रिलेशन बन रहा है। तो अगर बन रहा है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं बन रहा कोई भी रिलेशन तो नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बस इतनी सी बात है नल हाइपोथेसिस को लेकर के। अगर आपको ये समझ में ना भी आए तब भी हम आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं बाद में। हिंदी वालों के लिए देख लें कि अनुसंधान अवधारणाओं का परिचय देख लेते हैं हम क्या है। तो ये परिचय में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, बाकी मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। शोध परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें अगर रिसर्च हाइपोथेसिस की, तो यह एक धारणा या पूर्वानुमान है, यानी कि पूर्व का अनुमान है जो अध्ययन का मार्गदर्शन करता है। मतलब आपकी जो स्टडी है जिस पर आप टेस्टिंग करना चाहते हो उस पर आपको मार्गदर्शिता कर देता है, ठीक है, मतलब आपको रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से आपको टेस्टिंग आगे करनी है। आपको इसी टेस्टिंग में ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि अनोवा मिलेगा, टी टेस्ट मिलेगा, एफ टेस्ट मिलेगा, ये सब टेस्टिंग का ही पार्ट है। मतलब किस तरीके से टेस्टिंग करनी है, कौन कौन से मेथड से टेस्टिंग करनी है, ये सब कुछ आपको आगे मिलेगा इस चीज में। तो अगर आपको हाइपोथेसिस की बहुत डीपली क्लासेस करनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसकी डीपली क्लासेस दूंगी जिसमें मैं आपको उसके मेथड्स, उस नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें रिसर्च एंड डिक्लाइन वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे करके बता सकती हूँ। अगर आपको हाइपोथेसिस अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज कमेंट, ओके। एंड इसी में मैं आपको मेथड्स भी बता दूंगी कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कौन कौन से मेथड्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस होती है, सारी चीजें। बाकी जो लोग कॉमर्स वाले हैं उन सभी लोगों के लिए भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़नी पड़ती है, जो कि स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है, यानी कि आपका यूनिट नंबर 5 जो है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको ये पढ़ना होता है। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और उनको डीपली पढ़ना है तो वो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी क्लास दे दूंगी। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं ये क्लास आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूंगी। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं नमूनाकरण यानी कि सैम्पलिंग, जो कि शोध के लिए प्रतिभागियों या डेटा बिंदुओं का चयन करना होता है, यानी कि रैंडमली आप किनको किनको उठाते हो, ये सब चीजें आपको देखना होता है। और क्या कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, किन किन से फीडबैक लेना है, किन किन का सैंपल आपने चूज करा है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो क्या होता है, ये टेस्टिंग के लिए होती है। जैसे कि मैंने आपको वोटिंग से रिलेटेड बताया तो कि एग्जिट पोल्स कैसे बनाए जाते हैं। अब आते हैं शोध नैतिकता, यानी कि जो एथिक्स होते हैं वो क्या होता है, शोध में सत्यनिष्ठा यानी कि ईमानदारी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी चाहिए, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देना।
मतलब कि आप किसी के पक्ष में नहीं हो, आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, मोरालिटी के साथ हो आप, तभी आप रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकते हो। और आपका रिसर्च अगर आपने एथिक्स फॉलो नहीं किया तो आपका रिसर्च जो है वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सैम्पलिंग में भी बहुत सारे तरीके के सैम्पलिंग आते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसकी भी क्लासेस, थोड़ी डीपली क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सैम्पलिंग के अलग से डीपली क्लासेस चाहिए, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स तो नहीं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अगर अलग से क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में बताइए जरूर, मैं आपको इसकी अलग से क्लास दूंगी। अदरवाइज यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी करा रही हूँ, ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो हाइपोथेसिस इन रिसर्च क्या है, तो इसका डेफिनेशन देख लेंगे। अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन और स्टेटमेंट दैट इज टेस्टेड थ्रू रिसर्च। तो ये क्या होता है, ये रिसर्च के थ्रू टेस्ट किया गया अजम्पशन होता है, ठीक है। एक अजम्पशन है जो कि टेस्ट कर रहा है किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ठीक है। तो इसे कहेंगे हाइपोथेसिस। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आता है नल हाइपोथेसिस, जिसमें आपको बताते हैं कि नो रिलेशन और डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स। तो मतलब कि किसी जो भी वेरिएबल जिनके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो रिसर्च में बताता है कि इसमें रिलेशनशिप है या नहीं। अगर नहीं है तो नल हाइपोथेसिस, और अगर है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो सजेस्ट करता है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, यही चीज बताता है। मतलब कि अगर, देखो, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगा, जब आपका कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर रिलेशन निकल गया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसी में आपको टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर भी आते हैं, जो कि आपको अगर आगे क्लासेस करनी होंगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या क्या है हाइपोथेसिस इन रिसर्च। अब इसी में एक और आता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो कि होता है प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ये बताता है कि जो आपने प्रिडिक्शन किया है उसका डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, किस तरफ से उसका डायरेक्शन जा रहा है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। इसी में एक और आता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो कि होता है स्टेट्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बट डजंट स्पेसिफाई डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि कई बार रिलेशनशिप निकल तो जाता है पर उसका डायरेक्शन सही नहीं होता। जैसे कि अब बात करेंगे अगर हम कि इंडिया में अगर जो वीट बन रहा है उसमें और कपड़े में, ठीक है, क्लोथ्स फैक्ट्री एंड वीट फैक्ट्री में, यानी कि गेहूं की जो फैक्ट्री होती है, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि जिन जिन लोगों ने 2 क्विंटल मान लो गेहूं खरीदा, ठीक है, तो उन्होंने क्लोथ्स कम लिए, तो कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन मान लो बन भी रहा है पर फिर भी ये नॉन डायरेक्शन, एक दूसरे को डायरेक्ट नहीं कर। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप मान लो बन भी गया बट ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये तो मैंने छोटा सा ऐसे एग्जांपल लिया है, बाकी आपको एग्जांपल बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं हम हिंदी में। शोध में परिकल्पना के बारे में देखिए, तो परिकल्पना एक अस्थायी धारणा या कथन है जिसका परीक्षण शोध के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और परिकल्पना के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है शून्य परिकल्पना, जिसमें चरों के बीच कोई संबंध या अंतर मौजूद नहीं होता है। वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि एक महत्वपूर्ण संबंध या प्रभाव का सुझाव देती है। एंड दिशा निर्देशात्मक परिकल्पना यानी कि प्रभाव की दिशा, यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, इसकी भविष्यवाणी करती है। और गैर दिशात्मक परिकल्पना यानी कि संबंध मौजूद है लेकिन दिशा निर्दिष्ट नहीं करती है, तो इसीलिए इसको गैर दिशात्मक बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस के 4 प्रकार हैं, और आपको आगे बहुत सारे ऐसे वेरियस टाइप से प्रकार होते हैं इसके, लेकिन फिर भी आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम सैम्पलिंग की तरफ कि सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग इन रिसर्च में देखेंगे डेफिनेशन जो होती है सैम्पलिंग की, वो क्या होती है। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स और डेटा पॉइंट टू रिप्रेजेंट अ लार्जर पॉपुलेशन। मतलब कि सैम्पलिंग जो है वो प्रोसेस है क्या करने के लिए, सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स या फिर डेटा को, जो कि पॉइंट करता है रिप्रेजेंट और लार्जर पॉपुलेशन। तो लार्जर पॉपुलेशन जहां पर मैंने बताया आपको कि जहां पर करोड़ों की पॉपुलेशन है, वहां पर अगर आपको सबका सैम्पलिंग लेना हो तो आप सबके पास जाकर के नहीं करके, बल्कि आप क्या करोगे, उसमें से रैंडम किसी को उठाओगे, कोई पार्टिसिपेंट्स को उठाओगे और उनको सैंपल लोगे और उनके थ्रू आपका जो भी टेस्टिंग है वो आप करोगे, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या होता है कि जो बहुत सारे जनसंख्या में से पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना और अपने प्रोसेस पे लेके जाना, टेस्टिंग के प्रोसेस पे, ठीक है।
टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सभी को इक्वल चांस मिल सकता है सिलेक्शन के लिए, जिसमें आता है रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आपको कई बार इसके वो भी देखने को मिला था डिफरेंसेस, तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको इसकी क्लास करनी है तो आप आगे प्लीज पूछ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया बेस्ड सैम्पलिंग होती है, जिसमें कन्वेनियंस सैम्पलिंग होती है, पर्पसिव सैम्पलिंग होती है। ठीक है, तो यानी कि ये पर्पस बेस पे होती है, कन्वीनियंस बेस पे होती है, पर जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है। तो इस तरीके से आपको जानना होगा कि सैम्पलिंग कितने तरीके के होते हैं, होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, अब हिंदी में जान लेते हैं कि अनुसंधान में नमूनाकरण क्या होता है। तो नमूनाकरण एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों या डेटा बिंदुओं का चयन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि बड़ी सी आबादी जो है उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन लोगों को चयन किया जाता है उसे कहते हैं सैम्पलिंग। नमूनाकरण यानी कि सैम्पलिंग के प्रकार कौन कौन से होते थे, संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है, चयन की समान संभावना, यादृच्छिक नमूनाकरण या फिर स्तरीकृत नमूनाकरण, यानी कि ये एक स्टेप वाइज होता है, और ये जो होता है रैंडम किसी को भी उठा लिया वैसे वाला होता है। वही चीज असंभाव्यता नमूनाकरण में होता है मानदंड के आधार पर चयन, यानी कि सुविधा के अकॉर्डिंग या फिर उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। तो इस तरीके से जो होता है वो नमूनाकरण यानी कि सैम्पलिंग के जो पार्ट्स होते हैं, और सैम्पलिंग किसी को कहते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, होप यू आर क्लियर। अब चलते हैं हम रिसर्च एथिक्स पे। तो रिसर्च एथिक्स क्या क्या होते हैं, एथिक्स का सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कि ये क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स के राइट, उनका राइट होता है कि आप उनको उनके कंसेंट के साथ ही आप कोई भी रिसर्च करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है, एथिक जो होता है वो होता है कि पार्टिसिपेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रिवेंट डेटा मैनिपुलेशन एंड मिसकंडक्ट, उनको मिसकंडक्ट ना किया जा सके, उनको मैनिपुलेट ना किया जा सके। और इसके कोर एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो होते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। मैंने कहा आपको कि कॉन्सेंट कराना बहुत जरूरी है, यानी कि पार्टिसिपेंट्स अग्री वॉलंटियरली, मतलब अगर वो उन्होंने सैम्पलिंग के लिए वो किया है, उनको चुना गया है, तो वो अग्री करे इस बात से, उनका कंसेंट हो उसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कई बार क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग सैंपल, आप देखोगे मेडिकल में सैंपल्स लिए जाते हैं, पर हर किसी को बताया नहीं जाता कि किसने अपना सैंपल दिया है, किन्होंने वो टेस्टिंग पे किया है। उनके सारे डेटा होते हैं उनके पास, पर वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, हर किसी को बताया नहीं जा सकते। ठीक है, देन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, अवॉइडिंग फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब कि फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए रिजल्ट का, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब आप गलत रिजल्ट नहीं दे सकते। तो ये होते हैं रिसर्च एथिक्स के इंपॉर्टेंस, और इसके जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं वो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। इसी में एक और आता है अवॉइडिंग हार्म, मतलब उन्हें हार्म नहीं करना है, इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट सेफ्टी, उनकी सेफ्टी पे ध्यान देना होगा। तो ये सारी चीजें थी प्रिंसिपल्स। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं कि अनुसंधान की नैतिकता का महत्व क्या है। विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, प्रतिभागियों के अधिकारों की रक्षा करना, डेटा में हेरफेर और कदाचार को रोकना। ठीक है, और उनके मुख्य सिद्धांत जो है वो क्या है, सूचित सहमति यानी कि प्रतिभागी स्वेच्छा से सहमत होते हैं, गोपनीयता रखनी यानी कि व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा होनी चाहिए, ईमानदारी वो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को दोनों को सेम मानते हैं, इसलिए यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे तुम सेम चीजें दिख रही होंगी। परिणामों के मिथ्याकरण से बचना यानी कि उनके फॉल्सिफिकेशन से बचना है, और नुकसान से बचना यानी कि प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, और यहाँ पर आपने एथिक्स के इंपॉर्टेंस भी देख लिया, यानी कि महत्व भी देख लिया। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ, और देखते हैं कि आज आपने जो सीखा है वो आप कहाँ तक कर पाते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो रिसर्च का जो पर्पस है वो क्या होता है, टू समराइज फाइंडिंग्स, टू टेस्ट assumptions, टू एलिमिनेट वेरिएबल्स, टू क्रिएट एरर्स। तो हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होता है वो आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कि इसका नंबर 1 का आंसर क्या होगा। आप कमेंट में नंबर 1 करके ऐसे आंसर दे सकते हो जो भी इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी वालों की तरफ। तो हिंदी में शोध में परिकल्पना का मेन उद्देश्य क्या है, निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, मान्यताओं का परीक्षण करना, चरों को समाप्त करना, या फिर त्रुटियां उत्पन्न करना। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और इन चारों में से क्या होगा इसका आंसर वो आपको करना है। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं चलती हूँ आपकी तरफ कि इसका आंसर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जो है
हाइपोथेसिस के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पर अजम्पशन की बात करते हैं। तो देख लो आंसर में जहाँ पर भी अजम्पशन दिखे समझ जाओ कि वही आंसर हो। अब देखो टू टेस्ट अजम्पशंस दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप देख लेते हैं कि कहाँ तक ये आंसर सही होगा। तो ये रहा आपका आंसर, टू टेस्ट अजम्पशंस। तो अजम्पशंस को टेस्ट करना क्या होता है, हाइपोथेसिस का पर्पस होता है। ठीक है, तो फिर जिन लोगों ने बी लगाया होगा उन सभी का करेक्ट है, और जिन लोगों ने बी नहीं लगाया है उन सभी ने देख लिया कि उनको बी लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मान्यताओं का परीक्षण करना, जो कि आपका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है विच सैम्पलिंग मेथड्स इंश्योर्स इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो जहां इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन मिलते हैं किसमें, सैम्पलिंग में। मैंने अभी अभी बताया था इसका जब टाइप्स हमने किया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर से पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, कन्वेनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आप सभी ने टाइप्स में देखा था, क्या होगा इसका आंसर। आप सभी इसका आंसर करिए, कमेंट में बताइए आपको आंसर कैसे करना है, 2 करके, और आपको आंसर देना है ऑप्शन में। अब चलते हैं हिंदी वालों की तरफ। तो हिंदी में क्या है कि कौन सी नमूनाकरण विधि चयन की समान संभावना सुनिश्चित करती है, सुविधा नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, यादृच्छिक नमूनाकरण या फिर स्नोबॉल नमूनाकरण। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होंगे, आप सभी को यह ऑप्शन देना है, कमेंट में बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अब चलती हूँ मैं आपको समझा देती हूँ। देखो आपने देखा था कि नमूनाकरण में यानी कि सैंपलिंग में जैसे बताया इक्वल के बारे में बात किया था, तो हमने वहां पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखी थी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि यादृच्छिक नमूनाकरण में देखा था, और उसमें हमने देखा था कि रैंडम सैंपलिंग होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है। अब स्ट्रेटिफाइड यानी कि यहाँ पर आपको स्ट्रेटिफाइड तो देखने को नहीं मिल रहा, रैंडम सैम्पलिंग देखने को मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज करा है वो सबका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रैंडम सैम्पलिंग इज योर करेक्ट आंसर। रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस मिलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर आपका, जिन जिन लोगों ने सी लगाया है वेरी गुड। और हिंदी वालों के लिए बात करूं तो यादृच्छिक नमूनाकरण जो होता है वही होगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है रिसर्च एथिक्स इंश्योर। रिसर्च एथिक्स क्या इंश्योर करता है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑनेस्टी, मिसलीडिंग रिजल्ट्स या फिर फोर्स्ड पार्टिसिपेशन। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, तो प्लीज एलिमिनेशन मेथड को यूज जरूर करिए। आपको जो भी इसमें एलिमिनेट करना है करिए और आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आपको करना है 3 के बाद आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि आपने किस चीज का आंसर करा है। अब आते हैं हिंदी वालों के लिए, अनुसंधान नैतिकता सुनिश्चित करती है डेटा में हेरफेर, गोपनीयता और ईमानदारी, भ्रामक परिणाम या फिर जबरन भागीदारी। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, मैं आपको बताऊंगी ये चीज। आप एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करिए, देन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैनिपुलेट करना। देखो एथिक्स में कभी मैनिपुलेशन नहीं आता, तो ये पहले ही गलती हो गया। मिसलीड करना, मिसलीड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको मिसलीड नहीं करना है। फोर्स भी नहीं करना है किसी भी पार्टिसिपेंट्स को, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। अब क्या है, यहाँ पे बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑनेस्टी। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है उनके डेटा को, और उनमें ऑनेस्टी दिखानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने लगाया है उन सभी का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि है गोपनीयता और ईमानदारी। ओके, तो आप सभी ने किया होगा जरूर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है, नो इफेक्ट्स और रिलेशनशिप एग्जिस्ट, और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, रिजल्ट्स मस्ट बी मैनिपुलेटेड, ओनली वन वेरिएबल अफेक्ट रिजल्ट्स। तो अभी अभी आपने पढ़ा है नल हाइपोथेसिस क्या है। आप सभी इसका आंसर दीजिए कमेंट में, तब तक मैं आपको हिंदी वालों को बता देती हूँ। शून्य परिकल्पना क्या बताती है, कोई प्रभाव या संबंध मौजूद नहीं है, एक महत्वपूर्ण संबंध मौजूद है, परिणामों में हेरफेर किया जाना चाहिए, या फिर केवल एक चर अनुसंधान को प्रभावित करता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। आपको कमेंट में करना है क्वेश्चन नंबर 4, देन उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो रिलेशन, नल नो, नल नो। ठीक है, इट मीन्स दैट कि नो इफेक्ट और रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों ने ये लगाया है उन सभी को वेरी वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। और जिन लोगों ने नहीं लगाया है उन्होंने मेहनत करी है, तो इसलिए उनके लिए भी
बहुत बहुत बढ़िया किया है काम आपने। कोई प्रभाव या संबंध मौजूद नहीं है हिंदी वालों के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है आपका विच प्रिंसिपल इंश्योर्स पार्टिसिपेंट्स आर फुल्ली इन्फॉर्म्ड। कौन सा प्रिंसिपल है इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड है? रैंडम सैम्पलिंग, मिसलीडिंग रिजल्ट्स, डेटा फॉल्सिफिकेशन या फिर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। कमेंट में बताइए, ये आपका होमवर्क भी है, तो आपको क्या करना है कमेंट में 5 करके और आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बता दूं, कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागियों को पूरी जानकारी दी जाए? यादृच्छिक नमूनाकरण, भ्रामक परिणाम, डेटा मिथ्याकरण या फिर सूचित सहमति। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा? आप सभी को इसका ऑप्शन बताना है, कमेंट करना है आपको, ताकि और उसमें कमेंट करने के लिए आपको ये भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, ठीक है। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस। अब आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आज आपने क्या सीखा। तो आज आपने सीखा कि रिसर्च डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स। मतलब आपने देखा कि रिसर्च जो है वो डिपेंड करता है, इसके 3 पिलर क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं एंड प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती हैं। इन सब चीज़ों पे रिसर्च जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इन सभी के पिलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पिलर। एथिकल रिसर्च इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी को, यानी कि उनकी विश्वसनीयता को दिखाता है। और आपको बताना है अगर रिसर्च में कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आपको हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च की कोई भी क्लास, अगर डीपली क्लासेस लेनी है हाइपोथेसिस या फिर सैम्पलिंग की, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर करके बताइए ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको बता सकूं उसका क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड आई नो दैट आप सभी ने सब्सक्राइब करके रखा होगा और बेल आइकन भी तो जरूर ही प्रेस किया होगा, ताकि आपको जो भी आगे की जो क्लासेस होंगी वो आसानी से मिल पाएंगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे, जो कि होगा हमारा डे नंबर 6। तब तक के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।